क्या ईरान ट्रंप पर मिसाइलों से हमला करने वाला था? क्या तुर्की से लौटते वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति की जान को कोई खतरा था? क्या ट्रंप को बचाने के लिए सीक्रेट सर्विस ने एयरफोर्स वन में मौजूद 100 से ज्यादा लोगों की जान खतरे में डाल दी? क्या ट्रंप को इस बारे में कोई जानकारी थी? क्या अगर हमला होता तो वो अमेरिका के विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, व्हाइट हाउस के कई अधिकारियों और प्लेन में मौजूद बाकी लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था? क्या ट्रंप के आगे उनकी जान की इतनी ही कीमत है? आज इन्हीं सब पर बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मान लिया है कि 8 जुलाई को नेटो समिट खत्म होने के बाद तुर्की से निकलते वक्त उनकी जान को खतरा था। इसलिए सीक्रेट सर्विस के कहने पर वो अपने प्लेन एयरफोर्स वन से निकलकर चुप के एक दूसरे मिलिट्री प्लेन में चले गए थे। ब्रिटेन के मिल्टन एयरबेस तक करीब 4-4.5 घंटे की यात्रा उन्होंने उसी प्लेन में की थी। ट्रंप ने कहा कि उन्हें खतरे की ज्यादा जानकारी नहीं है, वो इस पर ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते, बस जैसा सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने कहा वैसा उन्होंने मान लिया। मैं बस वही करता हूं जो वो चाहते हैं, इसलिए मैं सीक्रेट सर्विस और मिलिट्री की बात मानता हूं। वो चाहते थे कि मैं किसी दूसरे प्लेन से जाऊं जिसकी सुरक्षा पहले प्लेन की तरह ही रहती, लेकिन वो जैसा चाहते थे मैंने वही किया। मैं उनकी बात मानता हूं। मुझे लगता है कि कोई खतरा था। मैंने इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछा। मुझे अक्सर धमकियां मिलती रहती हैं। यानी ये बात तो साफ हो गई कि 8 जुलाई को दुनिया की नजर में भले ही ट्रंप पुराने वाले एयरफोर्स वन पर सवार हुए थे, लेकिन सवार होने के कुछ ही मिनटों बाद उन्हें केटरिंग ट्रक यानी खाना और सामान ले जाने वाले डब्बे में छिपाकर मिलिट्री के दूसरी प्लेन C-32A में शिफ्ट कर दिया गया था। सबसे पहले पूरे घटनाक्रम को वीडियो के जरिए अच्छे से समझते हैं। इसमें आपको ट्रंप नीले सफेद प्लेन के अंदर जाते दिख रहे हैं। ये पुराना वाला एयरफोर्स वन है। ट्रंप के अंदर जाते समय प्लेन की खिड़कियां बंद थी। इस वीडियो में आगे आपको कई दूसरे अधिकारी और पत्रकार प्लेन के पीछे वाले दरवाजे से अंदर जाते नजर आएंगे। इसके कुछ ही समय बाद प्लेन के दूसरे साइड पर खड़ा केटरिंग ट्रक अपनी जगह से चलना शुरू करता है। तब तक ट्रंप को इस ट्रक में शिफ्ट किया जा चुका था। ट्रक एयरफोर्स वन के साइड में खड़े C-32A प्लेन की तरफ जाता है। इससे कुछ समय बाद दोनों जहाज एक एक करके उड़ान भरते हैं। कतर से मिला नया वाला एयरफोर्स वन विमान सबसे पहले ब्रिटेन के मिल्टन मिलिट्री बेस पहुंचा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक विमान शाम 6:26 पर वहां उतर चुका था, लेकिन ट्रंप का असली विमान C-32A काफी देर बाद पहुंचा। वो रात 10:20 पर मिल्टन पर लैंड हुआ। इसके ठीक 9 मिनट बाद रात करीब 10:30 बजे पुराना एयरफोर्स वन भी वहां उतर गया। उड़ान के दौरान C-32A का फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि विमान के ट्रांसमीटर अपनी लोकेशन और कोऑर्डिनेट्स प्रसारित नहीं कर रहे थे। उस रात एयरफोर्स वन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को निर्देश दिया था कि C-32A को पहले उतारा जाए। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को उस प्लेन से एक गाड़ी के जरिए पुराने एयरफोर्स वन तक ले जाया गया। फिर कुछ देर बाद ट्रंप पत्रकारों के सामने पुराने एयरफोर्स वन से बाहर निकले। तो ट्रंप का रेस्क्यू ऑपरेशन तो आपने वीडियो के जरिए अच्छे से समझ लिया। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? दावा किया जा रहा है कि तुर्की से लौटते वक्त अमेरिकी अधिकारियों को खुफिया जानकारी मिली थी कि ईरान ट्रंप पर हमला करने की साजिश रच रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अब इस खतरे की और डिटेल जानकारी शेयर की है। 2 अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पता चला था कि एयरफोर्स वन को जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से निशाना बनाने का खतरा मौजूद था। खतरा उस किसी भी विमान के खिलाफ था जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप उस वक्त मौजूद हों। नेटो समिट के आसपास के इलाके में एक व्यक्ति को कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल यानी शोल्डर फायर्ड मिसाइल के साथ देखा भी गया था। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान को इस बात की भी सटीक जानकारी थी कि ट्रंप अंकारा में कहां ठहरे हैं। उन्हें यह तक पता था कि ट्रंप इमारत की किस मंजिल के कौन से कमरे में हैं। अमेरिकी अधिकारियों को जैसे ही खतरे की गंभीरता का अंदाज हुआ, उन्होंने तुरंत एक प्लान बनाना शुरू कर दिया। इसमें सबसे अहम भूमिका निभाई जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने। सीक्रेट ऑपरेशंस उनके लिए कोई नई चीज नहीं है। इससे पहले वो पेंटागन और CIA के बीच लाइसन के तौर पर काम कर चुके थे। इस पूरे प्लान की जानकारी पुराने एयरफोर्स वन में सवार कुछ ही लोगों को थी। विदेश मंत्री मार्को रूबियो उनमें से एक थे। 2 अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक तुर्की से ट्रंप को चुपचाप बाहर निकालने की योजना बनाने के बाद रूबियो खुद पुराने विमान में सवार हो गए। उस विमान में ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीवन चिन, ट्रंप के डिप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर और कई दूसरे व्हाइट हाउस कर्मचारी भी मौजूद थे।
इन सब लोगों को उस ऑपरेशन की जानकारी थी या नहीं, इसकी बात अभी सामने नहीं आई है। सिर्फ मार्को रूबियो को जानकारी थी, इसका जो है वो पुष्टि हो गई है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों के अलावा प्लेन में कई पत्रकार भी मौजूद थे। इन सब की कुल संख्या 100 के करीब थी। यहीं से इस पूरे ऑपरेशन पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर खतरा इतना गंभीर था कि ट्रंप को केटरिंग कंटेनर के जरिए विमान से चुपचाप निकालना पड़ा, तो फिर उसी खतरे के बावजूद पुराने एयरफोर्स 1 को उड़ाया ही क्यों गया? उस विमान में सिर्फ डिकॉय नहीं थे, उसमें विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट जैसे वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, पत्रकार और सैन्य कर्मी भी मौजूद थे। यानी अगर ईरान सचमुच राष्ट्रपति को ले जा रहे विमान को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, तो राष्ट्रपति तो सुरक्षित निकल गए, लेकिन विमान में बैठे दर्जनों लोग संभावित निशाने पर रह गए। फिलहाल व्हाइट हाउस ने इस सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया है। क्लिंटन प्रशासन में प्रेस सेक्रेटरी रहे जो लॉकहार्ट ने बताया कि साल 2000 में बिल क्लिंटन की पाकिस्तान यात्रा के वक्त कोशिश ये थी कि जितने ज्यादा लोगों को हो सके बचाया जा सके। उनका आरोप था कि ट्रंप के मामले में ऐसा लगा कि सुरक्षा योजना में राष्ट्रपति और उनके साथ मौजूद कुछ लोगों को बचाने पर ही पूरा ध्यान था, लेकिन ट्रंप ने इस आलोचना को खारिज कर दिया है। मुझे नहीं पता, असल में मुझे लगता है कि जिस प्लेन में मैं था उस पर ज्यादा खतरा था, क्योंकि मुझे लगता है कि वे उसी प्लेन को निशाना बनाने की ज्यादा कोशिश करते। राष्ट्रपति की सुरक्षा में डिकॉय का इस्तेमाल अपने आप में कोई अनोखी बात नहीं है। मसलन राष्ट्रपति जब मोटरकेड में सफर करते हैं तो अक्सर दो एक जैसी बख्तरबंद गाड़ियां साथ चलती हैं। दोनों पर एक जैसे नंबर प्लेट होते हैं ताकि किसी हमलावर को पता ना चले कि राष्ट्रपति किस गाड़ी में है। इसी तरह मरीन वन के साथ कई बार 3 या 4 एक जैसे हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं, लेकिन फर्क ये है कि आमतौर पर इन डिकॉय ऑपरेशंस में अनजान नागरिकों को जानबूझकर खतरे में डालने की बात नहीं होती। ट्रंप प्रशासन ने खुद भी पहले ऐसे डिकॉय ऑपरेशंस किए हैं। 2019 में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान व्हाइट हाउस ने बताया था कि राष्ट्रपति फ्लोरिडा के मारे-लागो में है। मीडिया भी वहीं तैनात था, लेकिन असल में ट्रंप एक गुप्त यात्रा पर अफगानिस्तान चले गए थे। फ्लोरिडा से उनका विमान वापस मैरीलैंड के जॉइंट बेस एंड्रयूज पहुंचा, लेकिन पाम बीच पर एक प्लेन खड़ा छोड़ दिया गया था ताकि लोगों को ऐसा लगे कि ट्रंप अभी भी वहीं पर है। इसके बाद एंड्रयूज पर ट्रंप को एक दूसरे एयरफोर्स 1 में शिफ्ट किया गया, जिसे पहले से एक हैंगर में छिपाकर रखा गया था। फिर वो अफगानिस्तान के बगराम एयरफील्ड पहुंचे। प्लेन में मौजूद पत्रकारों को लैंडिंग से करीब 2 घंटे पहले अफगानिस्तान जाने की जानकारी दी गई थी। ये तरीका सिर्फ ट्रंप तक सीमित भी नहीं रहा है। 1943 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने भी अपनी एक बेहद गुप्त यात्रा की थी। वो चुपचाप ट्रेन से वॉशिंगटन से मियामी गए और वहां से एक फ्लाइंग बोट के जरिए अटलांटिक पार करके मोरक्को पहुंचे थे। उनके साथ मौजूद पत्रकारों को पूरी यात्रा के दौरान गोपनीयता बनाए रखने की सख्त शर्त दी गई थी। बाद में रूजवेल्ट की तेहरान और हवाई यात्राओं में भी इसी तरीके की मीडिया को जानकारी देते हुए सीमित रखने की व्यवस्था की गई थी। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी 2003 में ऐसा ही किया था। उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि वो और उनका परिवार थैंक्सगिविंग यानी अमेरिका का त्योहार होता है उसे मनाने के लिए टेक्सास गया है। पत्रकार उनके रैंच के बाहर खड़े रहे, लेकिन बुश असल में इराक पहुंच गए थे। उस वक्त अमेरिका और इराक में जंग चल रही थी। और जो बाइडेन ने भी 2023 में यूक्रेन की अपनी यात्रा को बेहद गुप्त रखा था। एक छोटी टीम उनके साथ गई और सिर्फ 2 पत्रकारों को इसकी जानकारी दी गई थी, वो भी जानकारी लीक ना करने की शर्त पर। व्हाइट हाउस के आधिकारिक शेड्यूल में दिखाया गया कि बाइडेन व्हाइट हाउस में ही है, जबकि असल में वो विमान से पोलैंड पहुंचे और वहां से करीब 10 घंटे की ट्रेन यात्रा करके कीव गए थे। इस गुप्त ट्रेन यात्रा के बाद उस ट्रेन को रेल फोर्स 1 कहा गया। तो राष्ट्रपति की लोकेशन छिपाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए बाकी लोगों की जान खतरे में डाली जा सकती है? प्रोटोकॉल क्या कहता है, एक्सपर्ट से सुनिए। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उभर के आया है। देखिए, प्रोटोकॉल के तहत जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सीक्रेट सर्विस की, वो ये होती है कि राष्ट्रपति को जो है उनको सुरक्षित किया जाए। उनकी जो सिक्योरिटी है उसमें कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी विफलता नहीं हो सकती। तो क्योंकि एक क्रेडिबल थ्रेट था और इस तरह का एक जो हम कह सकते हैं ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का वहां से निकलना और एक डिकॉय प्लेन की तरह एयरफोर्स 1 को यूज करना, आई थिंक ये कहीं ना कहीं सीक्रेट सर्विस की स्ट्रैटेजी रही। सवाल ये है कि जो बाकी के रिपोर्टर्स थे और जो बाकी के जो व्हाइट हाउस के स्टाफ है या आप कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात कर ले, क्या उनको उस डिकॉय में शामिल करना या नहीं करना, ये निर्णय किस बुनियाद पे ले गया? आई थिंक इस पे सवालिया निशान बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान जब गए थे प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, तो उस समय भी 2 प्लेन का इस्तेमाल किया गया था। 2 एयरफोर्स 1 को लेके गए थे और ये इसलिए लेके गए थे क्योंकि वहां पे भी सेम सिक्योरिटी थ्रेट था, लेकिन
उस समय पत्रकारों को बाकायदा बताया गया था कि राष्ट्रपति ट्रंप किस प्लेन में है। यहाँ पे समस्या ये है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है व्हाइट हाउस प्रेस पूल से भी छुपाई गई, और इसी को लेके व्हाइट हाउस की जो करस्पॉन्डेंट एसोसिएशन की जो चीफ है, जो प्रेसिडेंट है जैकी, वो भी मिली कल व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन डायरेक्टर से कि निष्पक्ष रूप से इस पर रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है एक प्रेसिडेंट के लिए, स्पेशली जब ट्रैवलिंग पूल उनके साथ चल रहा हो। और जहाँ तक खतरे का सवाल है, अभी तक औपचारिक रूप से सीक्रेट सर्विस ने ये नहीं कहा कि खतरा किस हद तक था, लेकिन क्योंकि अगर 1% भी खतरा था तो उसी को लेके ये जो है ऑपरेशन जो है, या जिस तरह से प्रेसिडेंट की हमने जो क्लिप देखी है, वो प्लेन में चढ़ते हैं और फिर दूसरे एक जो केटरिंग ट्रक है उसमें चले जाते हैं। आई थिंक उसे एक कहीं ना कहीं क्रेडिबल थ्रेट के चलते दिया गया, शायद इसे बेहतर रूप दिया जा सकता था, और आई थिंक उसी को लेके आने वाले समय में हमें लगता है कि व्हाइट हाउस की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन जरूर मिलेगा। अब बात अमेरिका ईरान जंग की भी कर लेते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म होने के बजाय और उलझती जा रही है। 11 अगस्त को समुद्र में 2 अलग अलग जगहों पर हमले हुए। एक हमला लाल सागर के मुहाने पर हुआ। यमन के ईरान समर्थित हूतियों ने छोटे मालवाहक जहाज को निशाना बनाया। इस हमले में 4 क्रू मेंबर्स मारे गए, जिनमें से 3 पाकिस्तानी नागरिक थे। यमनी कोस्ट गार्ड के मुताबिक हमले में 2 रेस्क्यू वर्कर्स की भी मौत हो गई। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरानी बंदरगाह की तरफ जा रहे एक जहाज को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना के मुताबिक पनामा के झंडे वाले MV वेलानोवा नाम का जहाज अमेरिकी चेतावनियों के बावजूद आगे बढ़ रहा था। इसके बाद अमेरिकी नौसेना के एक हेलीकॉप्टर ने उस पर 2 हेलफायर मिसाइलें दागी। मिसाइलें जहाज के इंजन रूम में लगी। इस हमले में फिलहाल किसी के मारे जाने की या किसी तरीके के बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। ईरान ने साफ कहा है कि जब तक अमेरिका उसकी शर्तें नहीं मानता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने वाला नहीं है। दूसरी तरफ ट्रंप का दावा है कि अमेरिका ने हॉर्मुज पर पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है। ट्रंप ने कहा कि ईरान चाहे जो कह ले, हॉर्मुज पर इस वक्त हमारा कंट्रोल है। अगर उन्होंने यहां घुसने की कोशिश की तो उन्हें हम उड़ा देंगे। अमेरिका जंग में इस वक्त बहुत अच्छी स्थिति में है। उधर अमेरिका और ईरान के बीच 18 जून को जो MOU साइन हुआ था, उसकी डेडलाइन यानी डील के लिए मिला 2 महीने का समय अगले हफ्ते 17 अगस्त को खत्म हो जाएगा। तब तक अमेरिका और ईरान के बीच कोई डील हो पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बड़ी खबर में इतना ही। अब सुर्खियां। इजराइल जानबूझकर लेबनान के जंगलों में आग लगा रहा है और उन्हें तबाह कर रहा है। दक्षिणी लेबनान में रहने वाले लोगों ने यह आरोप लगाया है। दावा है कि इजराइल ने 11 अगस्त को लेबनान के खियाम इलाके में जंगल में आग के गोले जैसे कुछ गिराए, जिसमें वहां आग फैल गई। इसके बाद जब फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए पहुंची तो इजराइल ने उन पर ड्रोन हमला कर दिया, जिससे उन्हें पीछे हटना पड़ा। इजराइल पर लेबनान के बगीचों और खेतों में भी आग लगाने का आरोप है। दक्षिणी लेबनान में रहने वाले कई लोगों ने ब्रिटिश मीडिया द गार्डियन को बताया कि ये सिलसिला लगातार जारी है। जहां इजराइल की तरफ से ड्रोन आते हैं, उनसे आग लगाने वाले बम गिराए जाते हैं। इजराइल पर पहले भी इस तरीके के आरोप लगे हैं, जिस पर उसने कहा कि हिजबुल्लाह इन जंगलों में अपने लड़ाकों और हथियारों को छुपाता है, इसलिए वो इन्हें निशाना बनाते हैं। लेकिन कई एनवायरमेंटल ग्रुप्स ने चिंता जताई है कि इजराइल की इस तरह की कार्रवाई से आम लोगों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। दूसरी खबर, कोलंबिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अब तक 250 से अधिक लोगों की मौत का अनुमान है। भूकंप के केंद्र से कुछ दूरी पर स्थित परेरा शहर में सबसे ज्यादा 101 लोगों की मौत हुई है। वहीं कोलंबिया के तीसरे सबसे बड़े शहर कैली में 95 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस बीच अभी भी लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। सुरक्षाकर्मी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, जिससे अगर कोई मलबे में फंसा हो पुकारे तो उसकी आवाज को सुना जा सके। कई जगहों पर लोग ह्यूमन चेन बनाकर बाल्टियों से मलबा भरकर बाहर निकाल रहे हैं। दुर्गम और पहाड़ी इलाके होने के कारण बचाव कार्य में मुश्किलें भी आ रही हैं। भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित कुछ इलाकों में अभी भी कम्युनिकेशन ठीक से काम नहीं कर रहा है। ऐसे में अधिकारियों का कहना है कि नुकसान का पूरा अंदाजा लगाने और मरने वालों का सटीक आंकड़ा पता चलने में कई दिन लग सकते हैं। अगली खबर, रूस ने यूक्रेन के खिलाफ एक मामले में भारत के पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को अपना मध्यस्थ बनाया है। यूक्रेन के सरकारी ओशाद बैंक ने रूस के खिलाफ एक आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में केस दायर किया था। ये 2 देशों के बीच विवाद में मध्यस्थता कराने वाला अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल होते हैं। ओशाद बैंक का आरोप है कि रूस ने यूक्रेन के इलाकों पर हमला करके उसकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है। ये दोनों देशों के बीच 1998 में हुआ इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का उल्लंघन है। ट्रीटी में दोनों देशों के बीच किए गए इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा सुनिश्चित करने की शर्त है। इसी मामले में DY चंद्रचूड़ रूस की तरफ से मध्यस्थता करेंगे। कोस्टारिका की पूर्व ट्रेड मिनिस्टर दयाला जिमेनेज इस ट्रिब्यूनल की अध्यक्ष बनाई गई हैं। वहीं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के एक प्रोफेसर यूक्रेन की तरफ से मध्यस्थ होंगे, यानी मीडिएटर होंगे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी बैंक ने रूस के खिलाफ करोड़ों डॉलर का दावा किया है। रूस ने इससे पहले भी 2 मामलों में डीवाई चंद्रचूड़ को मध्यस्थ बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने उन्हें उसी मामले में अपॉइंटिंग अथॉरिटी बनाया था, जिस वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ा था। पर अब इस मामले में रूस की तरफ से मध्यस्थ बनने के लिए वो तैयार हो गए हैं। फिलहाल के लिए सुर्खियों में इतना ही। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए द लंदन टॉक। शुक्रिया, शुभ रात्रि।